देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसका खुश रखती। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को बोला तो कहने लगा, भाभी इसके लिए तो टैक्स लगेगा और फाइन भी जमा करवानी पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी तो देख लूँगी, लेकिन जैसे ही रात हुई तो मेरे तो होश ही उड़ गए जब देवर इस्त्री किए हुए कपड़े अलमारी में लटकते हुए बोला, चले भाभी। अब मैंने कहा, देवर जी ये कहाँ ले जा रहे हैं? वो छोड़ो मुझे। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी कोई बात न सुनी। रिंकू, भगवान से डरो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो मैंने अपने देवर को अपने पति का खौफ दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक न सुनी। वह मुझे बाजू को खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। रिंकू, छोड़ दो मुझे, तुम्हें भगवान का वास्ता। मैं मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे मुझे जरा भी रहम नहीं आया। वह मुझे खींच कर कमरे की तरफ ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा पति घर पर नहीं था और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया और फटी फटी निगाहों से देवर की तरफ देख रही थी, जो अब सुर्ख लाल आंखें के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं फिर से रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़ प्लीज़। मैं और फिर मेरी आवाज़ गले में ही रह गई। उसके एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद किया था। मैं तो हक्का बक्का रह गई। मुझे अपने देवर में ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल ही तो की बात है जब देवर मेरे सामने नज़र झुका कर रखता था। कभी उसके आंखों में उठाकर नहीं देखा। मैं नहीं था और ना आज। वह क्या करने जा रहा था मेरे साथ, ये सोचकर ही मेरी आत्मा लरज गई और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि मुझसे जो देवर को यहाँ तक ले आई। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई ना था, सिवाय एक छोटे भाई के। ना बाप, ना माँ, ना कोई बहन और ना कोई रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था। मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी और अपनी शादी बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ। मेरा पति अच्छा इंसान था, वो ज़्यादातर बिजी रहता। मेरा एक 14 या 15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरी पति ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में मेरा सारा काम देवर करता था। वह सुबह उठकर अपने लिए और अपने भाड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता। रविवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता। 2 दिन बाद पूरे घर की सफाई कर देता था। शाम का खाना बाहर से ले आता। वह पढ़ने के अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए चाय बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना देता। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। वह सीधा साधा मासूम सा लड़का काफ़ी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वह ईश्वर की दया से पल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे चलाते हैं ये मेरे 14-15 साल के भाई को अच्छे से आता है। अब तुम आ गई हो ना, इसका ख्याल रखना। इसने अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुन ली और अपने पति से कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि मेरा पति अपने भाई की तारीफ़ ही किए जा रहा था। खैर, अगले दिन मेरी आंख देर से खुली। देखो तो मेरा पति जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर के किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसकी परीक्षा कर रही थी और वह दिल लगाकर पढ़ता था। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने फ़ौरन उस पर काम करवाना ज़रूरी समझा। रिंकू, मैंने उसके प्यार से पुकारा तो बोला, जी भाभी। उसे फ़ौरन प्यार से जवाब दिया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे डर भी दिखाई दिया था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो, मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहता हूँ। मुझे कराओगे नाश्ता ना? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठा कर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठें, अभी यह बना देता हूँ। वह खुश हो गया और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10 से 15 मिनट बाद ही रिंकू गरम गरम नाश्ते के साथ हाजिर था। मेरी भूख एकदम ही बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने तारीफ़ करते हुए कहा, भाभी आप पहले खा कर देखें, फिर बताइए यह पराठा कैसा बना है, और आमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों की जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल हंस दी कि वह चला गया और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद फिर सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था। मेरा कुछ भी बनाने का दिल नहीं था। मैंने कुछ सोचती हुई कमरे से निकली और रिंकू से कमरे की तरफ बढ़ी।
وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا بنا تھا، اب ایسا کرنا لنچ بھی تم ہی بنانا، مٹر پنیر بنا لینا، تمہارے بھائی بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور میں تمہارے ہاتھوں کا مٹر پنیر چکھ لوں گی، اس کے بعد تو سارا کام مجھے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی سی ابھری تھی۔ بھابھی وہ دراصل میرا کل پیپر ہے، خیر چلے میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی وہ میری بات نہیں ٹال سکتا اور نہ ویسے بھی وہ پڑھ لکھ کر کون سا افسر بن جانا تھا۔ اسے مٹر پنیر کا بول کر میں اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ 3 گھنٹے لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا، تو سمجھ گئی تھی یہ صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی۔ وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا اور پھر میری یہ روٹین چل نکلی۔ کبھی میرے پتی دیو بنا ناشتہ کیے چلے جاتے تو کبھی انہیں ناشتہ بنا کر دے دیتی تھی، لیکن زیادہ تر میرا دیور ہی انہیں ناشتہ دیتا۔ ان کے میٹرک کے پیپر بھی ہو گئے تھے، اب وہ فری ہوتا تھا، سارا گھر کا کام بھی کر دیتا تھا، کیونکہ میں تو ناشتے کے لیے بعد ہے فوراً سو جاتی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی تھی۔ شام کو کھانا بھی دیور بناتا تھا اور پتی دیو آنے پر ہی روٹی بنا لیتی تھی اور چائے بھی، جس سے میرے پتی کو لگتا تھا کہ سارا کام میں کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرا دیور دھو دیتا تھا، وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا تھا، اس کا قد کاٹ اب لمبا ہو گیا تھا، لیکن اب بھی میں اس سے کام کرواتی تھی، اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل میری فیس جمع کروانی ہے، آپ رات کو بھائی سے بات کر لینا، میں جا رہا ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں چڑھ گئی کہ اب اسے پیسے دینے پڑیں گے، کالج کی فیس کم سے کم 1 لاکھ تو ہوگی نا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا پتی فضول میں اتنے پیسے اپنے بھائی کو دیں، اس لیے میں شام کو اپنے پتی کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے فیس کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ تمہارے بھائی کہہ رہے تھے کہ آج ابھی تنگی چل رہا ہے، اس لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دیور پریشان ہو گیا، اس کا منہ لٹک گیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کی سانس لیا۔ اس کے بعد دیور کی دوبارہ اپنے بھائی کو کوئی بات نہ کی۔ وقت گزرتا چلا گیا، اپنی زندگی بجی ہو گئی اور دیور بھی، البتہ ابھی بھی جس وقت مجھے دیور خالی ملتا تو میں اسے کام پر لگا دیتی۔ مجھے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں ایک کامچور تھی۔ میں نے سوچا تھا سسرال جا کر ایک نوکرانی رکھ لوں گی، لیکن یہاں مجھے مفت میں کام کرنے والا دیور مل گیا، اس لیے نوکرانی کی اب بھلا کیا ضرورت تھی۔ جس دن میرے پتی گھر پر ہوتے تو میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا دیتی اور پتی وہ اس دن کھانا باہر سے لے آتے۔ میں بالکل ویسی ہی زندگی جی رہی تھی جیسی میں چاہتی تھی۔ میرا دیور اب رات کو 10 سے 11 بجے واپس آتا تھا اور صبح جب میں اٹھتی تھی وہ کچن صاف ستھرا ہوا ہوتا، کیونکہ رات کو دیور سارے برتن دھو کر اور کچن صاف کر کے سوتا تھا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میرے پتی نے دیور سے پوچھ ہی لیا کہ تم رات دیر تک کہاں رہتے ہو؟ اس پر دیور نے کہا کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ دیور نے سپاٹ سے انداز سے جواب دیا اور چلا گیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی تھی کہ دیور فیس کا ذکر نہ کر دے، کیونکہ دیور کے نام پر تو میں اکثر اپنے پتی سے پیسے لیتی تھی۔ وہ گزرتا گیا، دیور بڑا ہو چکا تھا، وہ کسی کام سے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا، اور وہ 2 مہینے میں نے کس مشکل سے گزاری تھی یہ میں نہیں ہی جانتی ہوں۔ مجھے پورے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، وہ مجھ سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ میرے تو جیسے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ دیور اپنے گھر کے جانے کیسے سامان رکھا تھا، ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی، اب ہر جگہ برتن بکھرے رہتے تھے۔ وقت یوں ہی پر لگا کر اڑ گیا۔ دیور لمبے سمے کے لیے گھر سے غائب ہو گیا۔ کبھی کبھار دیور کو صرف فون پر بات ہو جاتی تو کہتا تھا بھابھی دوست کے ساتھ دلی میں رہتا ہوں، پڑھائی جیسے ہی ختم ہوگی واپس آ جاؤں گا۔ 5 سال بیت گئے، پتی کبھی کبھار اسے جا کر مل جاتا تھا، اور پھر ایک دن دیور واپس آ گیا۔ میں پہلی بار اس کو گھر میں آنے خوش ہوئی تو میں نے اس کی خوب آبگت کی، اچھا کھانا کھلایا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ دیور بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا، وہ پہلے سے کافی نکھر گیا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا دیور اپنے کپڑے میں استری کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تم اپنے بھائی کو سبھی کپڑے استری کر دو۔ دیور نے یہ بات سنی اور کہا کہ بھابھی اس کام کے لیے آج ٹیکس لگے گا اور فائن بھی جمع کروانی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی، مجھے لگا مذاق کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹیکس چکا دوں گی۔ دیور نے سارے کپڑے استری کر دی اور پھر جیسے ہی شام ہوئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی تھی۔ شام ہوتے ہی دیور نے کمرے میں آیا اور کہا کہ چلے بھابھی فائن جمع کروائیں۔ وہ کافی گمبھیر تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ کس فائن کی بات کر رہا تھا۔ دیور جی کون سی
कौन फाइल में मैंने हैरान होते हुए पूछा। ये तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। देवर ने उसे गंभीरता से जवाब दिया, अगर यह मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। मैंने लापरवाह अंदाज से कहा, अपना बैग उठाती हुई कमरे से बाहर निकली, लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरा बाजू थाम लिया और मुझे तो जैसे करंट सा लग गया था। जिस देवर ने कभी मुझे नज़र उठा के भी नहीं देखा, उसने आज मुझे छुआ था और यह बहुत बड़ी बात है। यह क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मेरा बाजू, मैंने गुस्से से करते हुए बुआ कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले मेरे सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज़ा कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैं डर गई थी और जब उसने कह रही थी कि मैं तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ हो जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझसे बदतमीज़ी करते देख लिया, और उसने मेरी एक न सुनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। ये थप्पड़ इसलिए कि अपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई। फिर उसने एक फ़ाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो गवर्नमेंट से छुप कर बिजनेस कर रही हैं, उस सारी जानकारी है इस फाइल में। आपको जिसमें जितना भी टैक्स है वह आपको चुकाना होगा। वह क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ ना आया। और ये देखिए कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, जानता हूँ आप जायज़ बिजनेस कर रही हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रही हैं। इससे पहले कि इनकम टैक्स वालों आपको लेकर जाएं, खामोशी से पूरा टैक्स चुका दो। उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वह वाकई में ऑफिसर बन गया चुका था। इतने लंबे टाइम से वह घर से इसलिए गायब था क्योंकि वह ट्रेनिंग पर गया हुआ था, और इससे फाइल में वह सारा हिसाब किताब जो अपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए तो सारा आपको आज मुझे चुकाने होंगे। मैं खाली नज़रों से देवर को देख रही थी, जाने उसने कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत जिम्मेदारी से सारा काम किया था। जानती हूँ कि जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपसे भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया मेरे साथ, आपने तो मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए और मेरा सर झुक गया। मैं जानता था कि अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफ़रत करेंगी, भाई को मेरे खिलाफ़ भड़काएंगी, इसलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। ये कैसा आईना दिखा रहा था वह आज मुझे। मैं तो जैसे ज़मीन में गड़ गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको मुफ्त में सब मिल रहा था। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं ऑफिस वालों ने यह फ़ाइल मुझे दी है, वह आपको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। मैंने उनसे मिन्नतें की कि आपको मना करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। और ये सुनते ही मैं फुट कर रो दी। जाने क्या मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपने दोस्त के कहने पर पति से छुपाकर ये बिजनेस शुरू कर लिया था, जिसमें मैं 1 या 2 नंबर के में माल लेन देन करती थी, और इस तरह गवर्नमेंट में सारा टैक्स हड़प जाती थी। लेकिन जानती थी ये गलत काम है, पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब वक्त यही था कि मैं पूरा टैक्स चुका दूं और अपने देवर से भी माफ़ी मांग लेती, और मैं सारे पैसे उसे दे देती। मैंने ऐसा ही किया। सारा हड़प किया हुआ टैक्स वापस इनकम टैक्स वालों को दे दिया। देवर ने माफ़ी मांगी। देवर यह एहसास काफ़ी कि पति के सामने इज्जत रखी थी, और फिर उस दिन मैं सुधर गई। पैसा तो आने जानी चीज़ है, असल चीज़ तो रिश्ते हैं, जो मैं आज खोना नहीं चाहती थी, ना पति को, ना अपने भाई जैसे देवर को। धन्यवाद।